Welcome student. Welcome to the lecture of functional analysis. Today our topic is completeness proof in metric space. लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि हमारे पास कोई भी स्पेस जो है वो हमारे पास कंप्लीट कब होती है। आज हम देखेंगे कि हमारे पास कुछ स्पेसेस जो हैं क्या वो कंप्लीट होती हैं या नहीं। हम देखेंगे कि हमारे पास किस वे से हम किसी भी स्पेस को प्रूव कर सकते हैं वो हमारे पास कंप्लीट है। सो लेट्स स्टार्ट कि हमारे पास जनरल पैटर्न क्या होगा किसी भी स्पेस को कंप्लीटनेस प्रूव करने के लिए। हमारा गोल ये है कि हमें प्रूव करना है कि स्पेस गिवन है एक्स डी और ये क्या कंप्लीट है या नहीं। हम क्या करेंगे टू प्रूव कंप्लीटनेस? सबसे पहले वी टेक एन आर्बिट्रेरी कॉची सीक्वेंस। हम एक आर्बिट्रेरी सी कॉची सीक्वेंस कंसीडर करेंगे उस स्पेस के अंदर से और शो करेंगे कि वो जो हमारे पास कॉची सीक्वेंस है वो उसी स्पेस के अंदर किसी ना किसी एक पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है। ठीक है, और हमने यही देखा था कि अगर किसी स्पेस के अंदर बनने वाली हर कॉची सीक्वेंस उसी स्पेस के अंदर कन्वर्ज कर जाए तो वो जो स्पेस होती है वो हमारे पास बेसिकली कंप्लीट मैट्रिक स्पेस बन जाती है। अब कंस्ट्रक्शन क्या होगी? कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह की होगी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम बेसिकली एक पॉइंट कंस्ट्रक्ट करेंगे, एक ऐसा पॉइंट जिसको हम एज अ कंसीडर कर सकें कि ये जो आपने कॉची सीक्वेंस कंसीडर की है वो हमारे पास कॉची सीक्वेंस इस पॉइंट को कन्वर्ज करेगी, या ये जो हमारे पास कॉची सीक्वेंस की लिमिट ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, और फिर प्रूफ करेंगे कि ये जो पॉइंट हमने कंसीडर किया है ये पॉइंट हमारी स्पेस के अंदर ही है। ठीक है, अगर हमारे पास वो पॉइंट हमारी स्पेस के अंदर मिल गया तो नेक्स्टली हम ये प्रूव करेंगे कि जो हमारी कॉची सीक्वेंस है वो उसी पॉइंट्स को कन्वर्ज कर रही है इन द सेंस ऑफ मैट्रिक स्पेस। ठीक है, तो अगर ये सारी की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए, मैं रिपीट कर देता हूँ कंडीशन के। सबसे पहले आपने क्या करना है, हमने एक आर्बिट्रेरी कॉची सीक्वेंस सपोज कर लेनी है। हमारा वे ये है कि हमें ये शो करवाना है ये कॉची सीक्वेंस इसी स्पेस के अंदर किसी पॉइंट को कन्वर्ज करती है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक पॉइंट कंसिडर करेंगे एक्स और प्रूव करेंगे कि जो पॉइंट हमने कंसीडर किया है ये इसी स्पेस के अंदर का पॉइंट है। और फिर लास्ट में प्रूव ये कर देंगे कि जो हमने कॉची सीक्वेंस ली थी वो कॉची सीक्वेंस इसी पॉइंट को कन्वर्ज कर रही थी। तो अगर ये सारी चीज़ें हो जाएं तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि हमारे पास हमारी जो स्पेस है ये बेसिकली एक कंप्लीट मैट्रिक्स। नेक्स्टली कुछ स्पेसेस को देखते हैं उनकी कंप्लीटनेस को। सबसे पहले हमारे पास है कंप्लीटनेस ऑफ आर एन विच इज बेसिकली द यूक्लिडियन स्पेस एंड द सी एन विच इज बेसिकली द यूनिटरी स्पेस। थ्योरम हमारे पास यूक्लिडियन स्पेस आर एन एंड द यूनिटरी स्पेस सी एन आर कंप्लीट। ठीक है, हम सबसे पहले आर एन का प्रूव करते हैं। सी एन का प्रूफ बिल्कुल उसी तरह से हमें पता है कि आर एन और सी एन की मीट्रिक में जिस इतना डिफरेंस है कि यहाँ पे सी एन में हमारे पास मॉडुलस वैल्यू यूज होती है और आर एन में हमारे पास वहाँ पे जस्ट एक ब्रैकेट यूज होती है। तो लेट्स स्टार्ट। हमारा क्राइटेरिया क्या था, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें एक आर्बिट्रेरी कॉची सीक्वेंस सपोज करनी है। सो लेट एक्स एन बी अ कॉची सीक्वेंस इन आर एन। हमारे पास आर एन के हमने एक आर्बिट्रेरी कॉची सीक्वेंस सपोज कर ली। अब वो कॉची सीक्वेंस किस तरह की है, एक्स एम इज इक्वल टू एक्साई 1 पावर एम सो ऑन एक्साई एन पावर एम। अब यहाँ पे जो एक्साई 1 एक्साई एन जो है इसमें हमारे पास बेसिकली ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं ये आर एन के एलिमेंट हैं और हमारे पास हमने इसके ऊपर एक सीक्वेंस डिफाइन कर ली है। वो हमारे पास सीक्वेंस कुछ इस टाइप की है। ओके, अब सीक्वेंस कुछ इस टाइप की है तो अब हमें क्या करना है, हमें शो करवाना है। सबसे पहले गिवन ये है ना कि ये कॉची सीक्वेंस है, तो कॉची सीक्वेंस है तो कॉची सीक्वेंस की सारी कंडीशन को सेटिस्फाई करवाएगी। तो कॉची हमारे पास उसकी कंडीशन क्या है, फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर एग्जिस्ट सम नेचुरल नंबर n such that the distance between xm and xr which is basically the distance is basically, अगर मैं rn की बात करूं तो rn के ऊपर हमारे पास डिस्टेंस बनेगा summation j is equals to 1 to n xi j power m minus xi j power all square or overall the square root 1 by 2. this distance should be less than epsilon। ये बेसिकली कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन ही है कि ये वाला जो डिस्टेंस बिटवीन xm एंड xr है वो लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। कब, when m and r are greater than n हो, जब ये दोनों के दोनों नंबर n से ग्रेटर हो तो इस सूरत में ये कंडीशन सेटिस्फाई करवानी चाहिए। हमने देख लिया कि चूंकि ये सीक्वेंस कॉची है तो इसलिए हमारे पास ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है। गॉट इट। अब सेकेंडली अगर मैं दोनों साइड पे यहाँ पे स्केयर कंसीडर करूँ, ठीक है, तो क्या बनेगा हमारे पास, ये बन जाएगा समेशन j इज इक्वल टू 1 to n एक्साई j पावर m माइनस एक्साई j पावर r स्केयर, और ये स्केयर खत्म हो जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा एप्सिलॉन स्केयर। ठीक है,
तो जब एप्सिलॉन स्क्वायर बन जाएगा, अगेन मैं वहां पे दोनों साइड पे हमारे पास क्योंकि ये सारी की सारी जो वैल्यूज हैं हमारे पास, ये सारी की सारी जो वैल्यूज हैं वो इस तरह से गिवन हो जाएंगी हमारे पास। समेशन जे पावर जे इज इक्वल टू 1 टू n xi j पावर m माइनस xi j पावर r स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर। ओके, आप जरा गौर से देखें कि हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट साइड पे कुछ पॉजिटिव टर्म्स पड़ी हैं। हमने कहा कि उन पॉजिटिव टर्म्स का जो सम है वो सारा का सारा जो सम है वो एप्सिलॉन स्क्वायर से लेस है। अगर सारी हमारे पास पॉजिटिव स्क्वायर का टर्म्स का जो सम है वो एप्सिलॉन स्क्वायर से लेस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे पड़ी हुई हर जो पॉजिटिव टर्म है वो भी तो एप्सिलॉन स्क्वायर से लेस होगी ना। फॉर एग्जांपल अब इसको इस तरह इमेजिन करें, मैं कहता हूँ कि मैंने 5 नंबर ऐड किए हैं ए बी सी डी ई, ये सारे के सारे नंबर्स पॉजिटिव थे, इनको जब हमने ऐड किया तो इसका जो आंसर है वो लेस देन 2 आ गया। अब चूंकि पॉजिटिव नंबर थे, इनका जो सम है वो लेस देन 2 आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनमें हर नंबर जो होगा वो भी लेस देन 2 ही होगा। तो उससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे पास यहाँ पे इस साइड पे जो हर टर्म पड़ी है हमारे लिए, हर जे के लिए एक्साई जे पावर एम माइनस एक्साई जे पावर आर स्केयर जो होगा वो लेस देन एप्सिलॉन स्केयर होगा। और अगर हम दोनों साइड पे फिर स्केयर रूट कंसीडर कर लें तो उससे हमें बन जाएगा एक्साई जे पावर एम माइनस एक्साई जे पावर आर मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है, जब ये चीज हमारे पास आ जाएगी और चीज एग्जिस्ट कर रही है, जैसे मैंने बताया कि ये वाला जो टर्म होगी हमारे पास हर जे के लिए, हर टर्म के लिए एग्जिस्ट करेगी, देन दिस विल एग्जिस्ट फॉर ऑल जे इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन। अब इससे हमें ये पता चला कि यहाँ पे जो एक्साई जे या एक्साई जे पावर एम या एक्साई जे पावर आर जो थे ये तो बेसिकली हमारे पास रियल नंबर्स थे। ठीक है, तो अब ये इन रियल नंबर्स के दरमियान जो डिफरेंस है वो लेस देन एप्सिलॉन आ गया है। कब? जब m और r जो हों वो ग्रेटर देन n हो। तो ये तो हमारे पास इससे ये पता चला कि यहाँ पे जो एक्साई j पावर m है हर j के लिए, फॉर j इज इक्वल टू 1 2 सो ऑन n तक, ये तो हमारे पास कॉची सीक्वेंस है rn के अंदर, सॉरी r के अंदर। हिंस एक्साई j पावर m इज कॉची इन r। अब चूंकि ये हमारे पास रियल नंबर के अंदर कॉची सीक्वेंस है और हमें पता है कि रियल नंबर के अंदर बनने वाली हर कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो एक्साई जे पावर एम होगी ये किसी ना किसी पॉइंट एक्साई जे को कन्वर्ज करेगी। यहाँ पे जो एक्साई जे है वो बेसिकली हमारे पास जे की जो वेरिएशन है वो 1 2 3 सो ऑन एन तक है। तो अब यहाँ पे मैं एक नंबर डिफाइन करता हूँ जो हमारे पास एक्साई जे हमारे पास इसकी लिमिट आ रही है। तो एक्साई को जे को हम इस तरह से डिफाइन करवाएंगे एक्स, और एक्स हमारे पास होगा कि एक्साई जे मीन्स कि हम जे की वैल्यू 1 रखेंगे, एक्साई 1 एक्साई 2 सो ऑन एक्साई एन तक, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे जो हमारे पास एक्साई जे में जे की वेरिएशन थी 1 से लेकर एन तक थी। तो इन सारे के सारे एक्साई को यूज करते हुए हमने एक नंबर डिफाइन करवा लिया एक्स इक्वल टू एक्साई 1 सो ऑन एक्साई एन तक। हमें बड़े अच्छे से आइडिया है कि ये जो नंबर है ये बेसिकली आर एन के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है। क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? क्योंकि इसमें हम देखें कि हमारे पास ये जो नंबर है इसके अंदर हमारे पास एन टुपल्स, ठीक है, इसमें हमारे पास एन डायमेंशनल नंबर है, तो इसका मतलब ये आर एन के अंदर एग्जिस्ट करेगा। अब जरा गौर से देखिएगा कि जो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन 1 है इसमें मैं जो आर है वो जो मेरा आर है वो अगर वो इन्फिनिटी को अप्रोच करे, ठीक है, अब ये एक्साई जे पावर एम हो या एक्साई जे पावर आर हो, ये दोनों सेम चीजें हैं क्योंकि दोनों में जो एम और आर है वो ग्रेटर देन एन है। जरा गौर से देखिएगा कि अगर एक्साई जे पावर जो m है वो एक्साई जे को कन्वर्ज कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसकी लिमिट लेंगे फॉर m अप्रोचेस टू इन्फिनिटी तो उसकी लिमिट जो है वो एक्साई जे आएगी। इसी तरह एक्साई जे पावर r की अगर मैं बात करूं तो एक्साई जे पावर r जो है जब हम उसकी लिमिट लेंगे तो उसकी लिमिट भी हमारे पास कुछ एक्साई जे टाइप का नंबर ही आएगा। ठीक है, तो अब अगर मैं इक्वेशन 1 के अंदर जो हमारे पास गिवन है इसमें मैं r जो है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए तो हमारे पास जस्ट बच जाएगा यहाँ पे द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एम, और जो एक्स आर होगा वो बेसिकली किस चीज़ को अप्रोच करेगा? वो अप्रोच करेगा एक्साई जे को। एक्साई जे को आपने क्या डिफाइन किया है? एक्साई जे को आपने डिफाइन किया है एक्स की फॉर्म के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास वो टर्म बन जाएगी द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एम एंड एक्स। ठीक है, क्योंकि एक्स आर की जगह एक्स आ जाएगा ना, द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एम एंड एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। ठीक है, इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि जो आपने स्टार्ट में एक सीक्वेंस पोज की थी एक्स एम जो कि बेसिकली काशी सीक्वेंस थी, वो काशी सीक्वेंस बेसिकली एक पॉइंट एक्स को कन्वर्ज कर रही है, और जो पॉइंट एक्स है वो कहाँ से आ रहा है? वो जो पॉइंट एक्स है वो भी आर एन के अंदर पड़ा हुआ है। तो इससे ये पता चला
कि हमारे पास जो एक्स एम सीक्वेंस है वो एक्स को कन्वर्ज करती है, और चूंकि हमारे पास एक्स आर एन के अंदर पड़ी हुई सीक्वेंस आर एन के अंदर पड़े हुए किसी पॉइंट को कन्वर्ज कर रही है, तो इट मीन कि जो आर एन एक हमारे पास स्पेस थी वो एक कंप्लीट मेट्रिक स्पेस होगी। और नेक्स्ट अगर हम बात करें सी एन की, तो सी एन में हमारे पास बिल्कुल सिमिलरिटी एग्जिस्ट करेगी कंप्लीटनेस के लिए। सिर्फ आपने ये करना है कि इसमें मॉडुलस में आपके पास यहाँ पे जो ब्रैकेट थी वहाँ पे जस्ट आपका मॉडुलस वैल्यू, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे आपके पास मॉडुलस वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे आपने लिखा था ना मॉडुलस ऑफ एक्स आई जे पावर एम माइनस एक्स आई जे पावर आर ब्रैकेट स्केयर, यहाँ पे मॉड स्केयर आ जाएगा, दैट्स इट। ये बाहर वाली ब्रैकेट एज इट इज रहेगी, बाकी जस्ट यहाँ पे मॉड आ जाएगा। आप इसको बाकी सारा के सारा सोल्यूशन इसी तरह से आ जाएगा। तो इसे आप प्रूव कर देंगे कि आपके पास जो सी एन स्पेस है वो भी इन्हीं लाइंस पे आपके पास बेसिकली एक कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस बन जाएगी। सेकेंडली हमारे पास है कंप्लीटनेस ऑफ एल इन्फिनिटी। एल इन्फिनिटी क्या थी? एल इन्फिनिटी बेसिकली हमारे पास बाउंडेड सीक्वेंसेस की एक स्पेस थी। हमें प्रूव करना है द स्पेस एल इन्फिनिटी ऑफ बाउंडेड सीक्वेंसेस इज कंप्लीट। क्राइटेरिया वही होगा, आर्बिट्ररी कॉची सीक्वेंस लेनी है, उसके बाद एक पॉइंट फिक्स कर लेना है, देखना है कि वो पॉइंट हमारे पास स्पेस के अंदर एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, और बाद में प्रूव कर देना है कि आर्बिट्ररी कॉची सीक्वेंस है वो इसी पॉइंट को कन्वर्ज करती है। ठीक है, आप इसको थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे थ्योरम्स के अंदर, आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर होंगी। ठीक है, हम कुछ थ्योरम्स को देखेंगे। फॉर एग्जांपल अगेन लेट एक्स एम बी एन आर्बिट्ररी कॉची सीक्वेंस इन एल इन्फिनिटी। हमने एल इन्फिनिटी के अंदर एक आर्बिट्ररी कॉची सीक्वेंस ले ली। अब वहाँ पे चूंकि आर एन के अंदर जो हमारे पास पॉइंट थे वो एन तक पॉइंट थे, एक्साई वन से लेकर एक्साई एन तक, तो हमारी कॉची सीक्वेंस उस हिसाब से थी। अब यहाँ पे जो कॉची सीक्वेंस है वो एल इन्फिनिटी के अंदर है, एल इन्फिनिटी के अंदर ऑलरेडी सीक्वेंसेस पड़ी हैं, तो यहाँ पे जो कॉची सीक्वेंस बनेगी वो हमारे पास इन्फिनिटी तक जाएगी। तो एक्स एम बेसिकली गोज टू एक्साई वन पावर एम, एक्साई टू पावर एम एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक हमारे पास ये कॉची सीक्वेंस चली जाएगी। अब ये जो कॉची है इसका मतलब है ये कॉची का क्राइटेरिया फुलफिल करेगी। कॉची का क्राइटेरिया क्या है? फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट एन सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एम एंड एक्स एन। अब एक्स एम और एक्स एन के दरमियान अगर मैं एल इन्फिनिटी का डिस्टेंस फाइंड करूंगा तो वो इस तरह से आएगा, सुप्रीमम आई एक्साई आई पावर एम माइनस एक्साई आई पावर एम। ठीक है, तो चूंकि ये सीक्वेंस इसका मतलब ये हुआ कि ये जो डिस्टेंस होगा वो लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। ठीक है, अब अगेन जरा देखिएगा कि हमारे पास यहाँ पे ये जो चीज़ कब एग्जिस्ट कर रही है, ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है फॉर एम एंड एन ग्रेटर देन एन के लिए। अब जो चीज़ आपने देखनी है वो ये है कि हमारे पास ये जो मॉडुलस वैल्यू ये बताती है कि सारे के सारे आई के लिए जो नंबर्स बनेंगे पॉजिटिव नंबर्स। तो इन सारे के सारे पॉजिटिव नंबर का जो सुप्रीमम है, इन सारे के सारे पॉजिटिव नंबर में जो सबसे मैक्सिमम वैल्यू है वो एप्सिलॉन से लेस है। बिल्कुल इसी तरह से मैं कहूँ कि मेरे पास एक सेट के अंदर 10 नंबर्स पड़े हुए हैं, 10 नंबर में जो सबसे सारे के सारे पॉजिटिव हैं, इन 10 नंबर में जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो हमारे पास 5 से लेस है। अगर उस सेट के अंदर सबसे बड़ी वैल्यू 5 से लेस है तो उसका मतलब ये होगा कि उस सेट के अंदर पड़ा हुआ हर एलिमेंट जो होगा वो 5 से लेस होगा। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा कि अगर सुप्रीमम एक्साई आई माइनस एक्साई आई पावर एन ये चीज़ लेस देन एप्सिलॉन है, तो ये चीज़ हमारे पास हर आई के लिए एग्जिस्ट करेगी फॉर फिक्स आई या फिक्स जे। यहाँ पे आई हो जाएगा हमारे पास एक्साई जे एक्साई जे पावर एम माइनस एक्साई जे पावर एन इज लेस देन एप्सिलॉन हो। ठीक है जी, कि हमारे पास तो इसे हमें पता ये चला कि हमारे पास फॉर फिक्स जे एक्साई जे पावर एम माइनस एक्साई जे पावर एन जो होगा दैट शुड बी लेस देन एप्सिलॉन। गॉट इट। अब ज़रा ये देखिएगा कि अगर आप यहाँ पे चूँकि हमने जे को फिक्स कर लिया है तो हमारे पास यहाँ पे हर जो नंबर आएगा वो या तो रियल नंबर है, ठीक है, मतलब कि अगर मैं जे की वैल्यू फॉर एग्जांपल 1 रख दूँ तो एक्साई 1 पावर एम को अगर हम इमेजिन करें तो आप m को वेरिएट करें तो एक्साई 1 पावर 1, एक्साई 1 पावर 2, एक्साई 1 पावर 3, एक्साई 1 पावर 4, ये सारे के सारे नंबर्स जो होंगे या तो रियल नंबर्स होंगे या कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे, क्योंकि हमारे पास एल इन्फिनिटी के अंदर जो नंबर्स पड़े होते हैं या तो हमारे पास उसकी सीक्वेंस के अंदर ये वाले नंबर होते हैं वो या तो रियल नंबर्स होते हैं या हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हमारे पास जो हर नंबर है वो एक रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर मैं इन दोनों का आपस में ज्वाइन करूँ तो मैं जे की वैल्यू फॉर एग्जांपल रखूँ 1 तो इसका मतलब ये बनेगा एक्साई 1 पावर m माइनस एक्साई 1 पावर n इज लेस देन एप्सिलॉन। जिससे पता चला कि ये हमारे पास ये जो सिनेरियो है ये बताता है
कि हमारे पास जे की हर फिक्स वैल्यू के लिए जो नई सीक्वेंस बन रही है वो रियल नंबर के अंदर या कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर बेसिकली एक कॉची सीक्वेंस बन रही है। तो हम कह सकते हैं thus xi j power m is Cauchy in R or you can say that C। तो अब अगर हमें पता है कि ये R और C के अंदर कोई भी कॉची सीक्वेंस है और R या C के अंदर बनने वाली हर कॉची सीक्वेंस कन्वर्ज करती है, तो ये सीक्वेंस भी किसी ना किसी xi j को कन्वर्ज करेगी। अब अगेन हम वही डिफाइन करवाएंगे, हम कोई नंबर डिफाइन करवाते हैं x क्या है हमारे पास xi 1 से लेकर xi इंफिनिटी तक कोई भी एक नंबर, ठीक है। अब सबसे पहले ये देखना है कि क्या ये जो नंबर है ये हमारे पास x आपने डिफाइन किया है, क्या हमारे पास इस L इंफिनिटी के अंदर है या नहीं। उसके बाद देखेंगे क्या हमारी जो कॉची सीक्वेंस है उस नंबर को कन्वर्ज करती है कि नहीं करती। सो लेट n अप्रोचेस टू इंफिनिटी। अगर हम यहाँ पे इसके अंदर n जो है वो इंफिनिटी को अप्रोच करवा दें तो हमें पता है कि ये जो हमारे पास xi j पावर n जो होगा ये किसको कन्वर्ज करेगा, ये किसी ना किसी xi j को कन्वर्ज करेगा। तो ये चीज इंप्लाई करवाएगी xi j पावर m माइनस xi j शुड बी लेस देन एप्सिलॉन। गॉट इट? लेस देन एप्सिलॉन। तो इससे हमें क्या पता चलेगा, इससे हमें पता चलेगा कि चीज एग्जिस्ट करती है फॉर ऑल m ग्रेटर देन n, कि हमारे पास जब n अप्रोचेस टू इंफिनिटी होगा तो इसके हमारे पास जैसे रह जाएगा m इज ग्रेटर देन n। हमें यहाँ से ये पता चल रहा है कि xi j पावर m एक सीक्वेंस है जो कि xi j को कन्वर्ज कर रही है। ओके, नाउ लुक एट दिस। अब हमें शो क्या करवाना था, शो ये करवाना था कि जो नंबर आपने x यहाँ पे सपोज किया था ना, x ये वाला नंबर जो है वो L इंफिनिटी के अंदर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सो लेट्स सी, मैं xi j को लिख सकता हूँ xi j इज लेस देन इक्वल टू xi j पावर xi j माइनस xi j पावर m प्लस xi j पावर m मॉड। मीन्स कि अगर मैं xi j लिखूँ इसमें मैं xi j माइनस कर दूँ और xi j ऐड कर दूँ और उसके बाद हम यहाँ पे ट्राइंगल इनइक्वालिटी लगाएं तो हमारे पास ये सिनेरियो बनता है, ठीक है। अब देखिएगा जरा, xi j माइनस xi j पावर m के बारे में अभी हमने देखा कि xi j माइनस xi j पावर m जो है इसकी जो मॉडुलस वैल्यू है वो लेस देन एप्सिलॉन। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इतनी टर्म है दिस शुड बी लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है। और अगेन यहाँ पे हमारे पास ये जो वाला नंबर है xi j पावर m, ये तो ऑलरेडी हमारे पास एक कॉची सीक्वेंस थी ना, किसके अंदर, ये कॉची सीक्वेंस थी हमारे पास L इंफिनिटी के अंदर। इसका मतलब है ये तो ऑलरेडी L इंफिनिटी की एक सीक्वेंस है। तो अगर ऑलरेडी L इंफिनिटी की एक सीक्वेंस है तो ये सीक्वेंस ऑलरेडी किसी ना किसी पॉजिटिव नंबर से लेस होगी क्योंकि ऑलरेडी ये बॉन्डेड होगी। तो इस xi j पावर m को हम लिख सकते हैं ये किसी ना किसी पॉजिटिव नंबर फॉर एग्जांपल के m से लेस है। तो इससे हमें पता चला कि xi j जो ओवरऑल सीक्वेंस हमने नंबर डिफाइन किया था वो एप्सिलॉन प्लस के m से लेस है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो x नंबर था वो भी हमारे पास L इंफिनिटी की एक बॉन्डेड सीक्वेंस। अब क्योंकि ये L इंफिनिटी की एक बॉन्डेड सीक्वेंस बन गई है हमारे पास, तो इट इम्प्लाइज कि हमारे पास x इज इक्वल टू x xi j इज अ बॉन्डेड, थस x बिलोंग्स टू L इंफिनिटी। अब जरा गौर से देखिएगा कि हमारे पास यहाँ पे जो इक्वेशन 2 थी, इस इक्वेशन 2 में जो हमारे पास n है इसको अगर हम अगेन n अप्रोचेस टू इंफिनिटी करते हैं तो xi j पावर n किसको कन्वर्ज करेगा, जैसे xi j पावर m xi j को कन्वर्ज कर रहा था, इसी तरह xi j पावर n जो होगा वो xi j को कन्वर्ज करेगा, ठीक है। और जैसे हमारे पास xm सीक्वेंस थी वो xi j को कन्वर्ज कर रही थी, xi j मींस x को कन्वर्ज कर रही थी, इसी तरह xn जो सीक्वेंस है वो भी x को कन्वर्ज करेगा ही करेगी। तो इससे बनेगा कि हमारे पास द डिस्टेंस बिटवीन xm एंड x is basically equals to xi j power m minus xi j supremum। this supremum should be less than epsilon क्योंकि हमारे पास इक्वेशन 2 के अंदर है लेस देन एप्सिलॉन। तो इससे हमें पता चला कि हमारे पास L इंफिनिटी के अंदर बनने वाले जो आर्बिट्रेरी कॉची सीक्वेंस थी xm वो xm सीक्वेंस हमारे पास कन्वर्ज कर रही है किसी पॉइंट x को, और जो x आपने लिया है वो ऑलरेडी प्रूव कर दिया है कि वो हमारे पास L इंफिनिटी के अंदर बिलोंग कर रहा है। हमारे पास सिनेरियो ये बना कि हमने स्टार्टिंग में एक आर्बिट्रेरी कॉची सीक्वेंस ली थी, हमने प्रूव कर दिया कि वो कॉची सीक्वेंस इसी स्पेस के अंदर पड़े हुए किसी पॉइंट x को कन्वर्ज करती है। तो इससे पता चला कि हमारे पास इट इम्प्लाइज xm कन्वर्जेस टू x, ठीक है। xm कन्वर्जेस टू x मींस कि हमारे पास जो L इंफिनिटी स्पेस है वो एक कंप्लीट मेट्रिक स्पेस है। नेक्स्ट हमें देखना है द कंप्लीटनेस ऑफ सी। सी में बेसिकली हमारे पास द स्पेस ऑफ ऑल कन्वर्जेंट सीक्वेंस।
जैसा कि एल इन्फिनिटी के अंदर हमारे पास जस्ट बाउंडेड सीक्वेंसेस थी, सी के अंदर हमारे पास सारी की सारी सीक्वेंसेस पड़ी होंगी किसी भी स्पेस की। तो अब जरा गौर से देखिएगा, थ्योरम हमारे पास ये है, द स्पेस सी ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस विद एल इन्फिनिटी मीट्रिक। मीट्रिक हमने यहाँ पे वही यूज करनी है जो एल इन्फिनिटी के अंदर यूज की थी, बेसिकली जो हमारे पास सुप्रीम वाली मीट्रिक थी। वो कहता है अंडर दैट मीट्रिक प्रूव ये करें कि जो स्पेस सी है वो एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। ठीक है, तो अब हमारे अगेन वही करना है, सिंस सी इज अ सबस्पेस ऑफ एल इन्फिनिटी। अब यहाँ पे दो क्राइटेरिया चल सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्राइटेरिया ये है कि मैं सी के अंदर से कोई सी भी एक सीक्वेंस सपोज करूं। ठीक है, अब सीक्वेंस हम सपोज कर लें और प्रूफ कर, कॉची सीक्वेंस सपोज कर लें और वो प्रूफ करने के वो कॉची सीक्वेंस इसी स्पेस सी के अंदर पड़े हुए किसी पॉइंट को कन्वर्ज करती है। जैसे वो पुराना क्राइटेरिया हम दो स्पेसिस आर एन और एल इन्फिनिटी के लिए यूज करते हैं। लेकिन सेकंड हमें ये भी तो पता है ना कि जो स्पेस सी है, जो कन्वर्जेंस सीक्वेंसेस की स्पेस है, वो एल इन्फिनिटी की सब स्पेस है। क्यों? क्योंकि हमारे पास हमने ये प्रूफ किया हुआ है कि हर बाउंडेड सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है। ठीक है, सॉरी, हर कन्वर्जेंस सीक्वेंस हमारे पास बाउंडेड होती है। ठीक है, अब अगर हमारे पास हर कन्वर्जेंस सीक्वेंस बाउंडेड होती है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई सीक्वेंस कन्वर्जेंट है वो बाउंडेड वाले सेट में तो होगी होगी। इसका मतलब है जो कन्वर्जेंस सीक्वेंसेस वाला सेट है वो बाउंडेड सीक्वेंसेस वाले सेट का सबसेट होगा। तो इसी सूरत में हमारे पास जो कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस वाली स्पेस है वो बाउंडेड सीक्वेंसेस वाली स्पेस की सब स्पेस होगी। गॉट इट? अब हमने लास्ट लेक्चर में एक थ्योरम पढ़ा था कि हमारे पास कोई भी सब स्पेस कंप्लीट होगी कब? इफ एंड ओनली इफ इट इज बाउंडेड। ठीक है, किसी भी कंप्लीट मीट्रिक स्पेस की सब स्पेस उस वक्त कंप्लीट होगी अगर वो हमारे पास क्लोज भी हो। ठीक है, अब हमें सिंपल ये प्रूव करना है कि हमारे पास यहाँ पे जो स्पेस गिवन है सी, वो बेसिकली हमारे पास एक क्लोज स्पेस है। अगर मैंने बाउंडेड का वर्ड यूज करें तो बेसिकली हमने ये प्रूव करना है कि जो स्पेस सी है वो बेसिकली हमारे पास एक क्लोज सब स्पेस है या क्लोज स्पेस है। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हमने ये देखा कि हमारे पास जो स्पेस सी है वो बेसिकली एल इन्फिनिटी की सब स्पेस है, क्योंकि हर कन्वर्जेंट सीक्वेंस बाउंडेड सीक्वेंस होती है। ओके, अब दो क्राइटेरियाज हैं। फर्स्ट क्राइटेरिया ये है कि हम स्पेस सी के अंदर से कोई भी कॉची सीक्वेंस ने प्रूव करते हैं कि वो कॉची सीक्वेंस इसी स्पेस सी के अंदर बड़े हुए किसी ना किसी पॉइंट को कन्वर्ज करे। ये फर्स्ट क्राइटेरिया। या इसके अलावा सेकंड क्राइटेरिया ये है कि हम ये प्रूव कर दें कि जो स्पेस सी है वो एक क्लोज स्पेस है। क्योंकि हमने लास्ट टाइम एक थ्योरम पढ़ा था कि किसी भी कंप्लीट मीट्रिक स्पेस की जो सब स्पेस हो जाएगी वो भी कंप्लीट हो जाएगी कब? अगर वो सब स्पेस क्लोज हो जाए। तो मैं ये हम सेकंड क्राइटेरिया को लेके चलेंगे। हम जस्ट ये प्रूव करवाएंगे कि जो स्पेस सी है वो बेसिकली एक क्लोज सब स्पेस है। Since C is a subspace of L infinity, we will show that C is closed in L infinity. हमें जैसे ये शो करवाना है कि जो स्पेस C है वो L infinity के अंदर क्लोज है। Incompleteness will be followed automatically. तो इससे हमारे पास by using the previous theorem हमारे पास जो completeness हो जाएगी वो और ऑटोमेटिकली उससे फॉलो हो जाएगी। So let's see, उसके लिए क्या करना है। हमने लास्ट में देखा था कि क्लोज प्रूव करने के लिए हमें उसके कोलेयर से एक पॉइंट लेना है और प्रूव करना है कि कोलेयर जो है वो उसी सेट का सबसेट। इसका मतलब है मैं सी कोलेयर से एक एलिमेंट कंसीडर करूंगा और प्रूव करूंगा कि ये एलिमेंट जो है वो सी के अंदर भी एग्जिस्ट करता है। तो इससे ये पता चल जाएगा कि सी कोलेयर इज अ सबसेट ऑफ सी और सी ऑलरेडी सी कोलेयर का सबसेट होता है। जब दोनों एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे तो इससे ये पता चलेगा सी इज इक्वल टू सी कोलेयर। और अगर कोई भी सेट अपने कोलेयर के इक्वल आ जाए तो इससे पता चल जाता है कि वो सेट हमारे पास क्लोज होता है। तो उसके लिए हमने क्या किया, हमने कोई एलिमेंट पिक कर लिया, एक्स वाई जे एक सीक्वेंस होगी जो कि सी कोलेयर के अंदर एग्जिस्ट करती है। हमने लास्ट में एक पढ़ा था थ्योरम, हमने पढ़ा था कि अगर आप एम कोलेयर के अंदर से कोई भी पॉइंट लें तो उसके लिए आपको एम के अंदर से सीक्वेंस मिलेगी, एक ऐसी सीक्वेंस जो उस पॉइंट को कन्वर्ज करेगी। तो हमने यहाँ पे एक सी कोलेयर के अंदर से एक पॉइंट पिक किया एक्स, तो उसके लिए हमें सी के अंदर से एक सीक्वेंस मिलेगी बाय यूजिंग दैट थ्योरम। देयर इज सीक्वेंस एक्स एन इन सी विद एक्स एन कन्वर्जेस टू सी, कि वो सीक्वेंस जो होगी वो इस एक्स को कन्वर्ज करेगी। अब जो एक्शन सीक्वेंस है चूंकि वो एक्स को कन्वर्ज कर रही है तो एक्स की कन्वर्जेंस की डेफिनेशन को भी फुलफिल करेगी। उस कन्वर्जेंस की डेफिनेशन क्या है? फॉर एप्सिलॉन पॉजिटिव देयर वी कैन चूज एन या देयर एग्जिस्ट एन
such that the distance between xn and x that should be which is basically the supremum of xi j power n minus xi j, इसका सुप्रीमम आ जाएगा, द सुप्रीमम शुड बी लेस देन एप्सिलॉन ओवर 3। अब हम यहाँ पे हमने बात की थी कि एप्सिलॉन कोई फिक्स नंबर नहीं है, एप्सिलॉन एक पॉजिटिव नंबर है। अगर एप्सिलॉन पॉजिटिव है तो इसकी जगह हम एप्सिलॉन 3 भी लिख सकते हैं, क्योंकि एप्सिलॉन बाई 3 भी हमारे पास एक पॉजिटिव नंबर ही होगा। अब एप्सिलॉन बाई 3 लिखा क्यों है? क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि लास्ट में जो हमारे पास एक्सप्रेशन बने वो एप्सिलॉन की टाइप का बने, तो इसलिए यहाँ पे मुझे एप्सिलॉन 3 लिखने की जरूरत पड़ी, ताकि जब हम दोबारा इसको मैं आगे आगे एडअप करूंगा, आप देखेंगे कि लास्ट में हमें इस एप्सिलॉन बाई 3 लिखने से वहाँ पे एप्सिलॉन मिल जाएगा। ये चीज़ हमने पहले भी की हुई है, फॉर एन ग्रेटर देन इक्वल्स टू कैपिटल एन। इट फर्दर इम्प्लाइज, ये चीज़ फर्दर हमें इम्प्लाई करती है कि हमारे पास जो एक्साई जे पावर एन है, अगर यहाँ पे हमारे पास हम कह रहे हैं कि हमारे पास ये जो चीज़ है ये हर उस नंबर के लिए एग्जिस्ट कर रही है जो नंबर एन या कैपिटल एन से ग्रेटर, ठीक है। अगर इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मैं कैपिटल एन रख दूँ तो हमारे पास बनेगा सुप्रीमम जे एक्साई जे पावर कैपिटल एन माइनस एक्साई जे दैट शुड बी लेस देन एप्सिलॉन ओवर 3। अब जरा देखें कि अगेन वही चीज़, हमारे पास हर j के लिए जो सुप्रीमम है वो एप्सिलॉन बाई 3 से लेस है, तो इसका मतलब ये हुआ अगर हम j को फिक्स कर लें तो हर j के लिए जो वैल्यू होगी वो हमारे पास, क्योंकि सबसे सुप्रीमम वैल्यू जो है वो एप्सिलॉन बाई 3 से लेस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर वैल्यू जो होगी वो एप्सिलॉन बाई 3 से लेस होगी। तो हमने क्या किया, हमने n भी फिक्स किया और हमने कहा कि j की हर वैल्यू के लिए अगर हम n फिक्स कर लें तो एक्साई j पावर n माइनस एक्साई j जो होगा वो लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 होगा फॉर एक्साई j, फॉर j इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन इंफिनिटी। अब हम क्या करेंगे, सो लेट्स हमारे पास यहाँ से जो यहाँ जो सीक्वेंस आपने बनाई है ना एक्साई जे पावर एन जो सीक्वेंस है, वो एक्साई जे पावर एन सीक्वेंस आपके पास बनेगी कुछ इस तरह की, एक्स एन इज बेसिकली इक्वल्स टू एक्साई 1 पावर एन, एक्साई 2 पावर एन, एक्साई 3 पावर एन एंड सो ऑन। अब ये जो सीक्वेंस आपने बना ली है एक्स एन टाइप की, जो कि हमारे पास सीक्वेंस गिवन थी, हमें इस सीक्वेंस के बारे में आइडिया था कि जो सीक्वेंस है एक्स एन, इसको मैं एक्स एन कह रहा हूँ ना, ये जो एक्स एन सीक्वेंस है इस दिस सीक्वेंस माइनस एक्साई जे इज लेस देन एप्सिलॉन, के जी इज लेस देन एप्सिलॉन है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये तो कन्वर्जन की डेफिनेशन है, इसका मतलब ये हुआ कि जो सीक्वेंस है ये किसी पॉइंट एक्साई जे को कन्वर्ज कर रही है, ठीक है। हम ये कह सकते हैं वो एक्साई जे बेसिकली हमने स्टार्ट में सपोज किया था वो एक्स है, तो इससे हमें ये पता चला कि चूंकि ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है और सारी की सारी कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस कहाँ पड़ी हैं, सारी की सारी कन्वर्जेंट सीक्वेंस स्पेस सी के अंदर पड़ी हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सीक्वेंस भी जो होगी वो स्पेस सी के अंदर चली जाएगी। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि दिस सीक्वेंस इज converging to some point in C. You consider this sequence is convergent in C. अब ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्जेंट है। अब हमने ये भी तो थ्योरम पढ़ा था ना कि हर जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस होती है वो कॉशी होती है। अगर कॉशी कन्वर्ज कर जाए तो वो स्पेस कंप्लीट हो जाती है, लेकिन इसके उल्ट जो था कि हर कन्वर्जेंट जो है वो कॉशी है, वो तो हमारे पास ऑब्वियस था, इसका हमने प्रूव भी किया था। तो हमें ये पता चला कि चूंकि ये कन्वर्जेंट सीक्वेंस है तो इट मस्ट बी कॉशी। अब ये चूंकि कॉशी है तो कॉशी की डेफिनेशन को भी फुलफिल करेगी, तो अगेन हम कह सकते हैं देयर एग्जिस्ट तो इसका मतलब फॉर एप्सिलॉन हमने सपोज पहले किया हुआ था, उस एप्सिलॉन के लिए देयर एग्जिस्ट n1 सच दैट एक्साई j पावर n माइनस एक्साई k पावर n दैट शुड बी लेस देन एप्सिलॉन बाय 3 फॉर j k ग्रेटर देन इक्वल्स टू n1। इससे हमें ये पता चल गया कि जो सीक्वेंस है ये कॉशी भी है तो कॉशी की डेफिनेशन को भी फुलफिल करेगी। अब नेक्स्ट अगर हम ट्रायंगल इनइक्वालिटी यूज करें तो हम लिख सकते हैं एक्साई जे माइनस एक्साई के दिस मॉड इज लेस देन इक्वल टू, अगर हम इसके अंदर दो पॉइंट ऐड करते हैं, वो दो पॉइंट कौन कौन से हैं, सबसे पहले मैं एक्साई जे पावर एन को माइनस करूं फिर एक्साई जे पावर एन को ऐड कर दूं, इसी तरह एक्साई के पावर एन को माइनस करूं और एक्साई के पावर एन ऐड कर दूं, और उसके बाद हम इस पे ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाएं दो दो पॉइंट्स यूज करते हुए, तो हमारे पास बनेगा एक्साई जे माइनस एक्साई जे पावर एन प्लस एक्साई जे पावर एन माइनस एक्साई के पावर एन प्लस एक्साई के पावर एन माइनस एक्साई के। अब जरा गौर से देखिए, सबसे पहले हमने देखा हुआ है कि एक्साई जे पावर एन माइनस एक्साई जे जो हो दिस मॉडुलस वैल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 3। अब यहाँ पे एन ना आ जाए के आ जाए इससे मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। तो अब जरा गौर से देखिए, सबसे पहले हमने देखा कि एक्साई जे माइनस एक्साई जे पावर एन जो मॉडुलस वैल्यू है वो लेस देन एप्सिलॉन बाय 3, गॉट इट। उसी तरह से हमारे पास यहाँ पे हमने देखा था कि एक्साई जे पावर एन माइनस एक्साई के पावर एन जो है वो भी लेस देन एप्सिलॉन बाय 3 है, तो एक्साई जे पावर एन माइनस एक्साई के पावर एन उसको भी हम लेस देन एप्सिलॉन बाय 3 लिख देंगे। और अगेन
हमने यहाँ पे देखा था कि जे और के जो होंगे वो कोई फिक्स नहीं है। तो इस डेफिनेशन के अंदर हमने जे लिया, अगर इसकी जगह मैं के कंसिडर कर लूँगा, के इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन इन्फिनिटी तक, तो हमारे पास बन जाएगा एक्साई के पावर एन माइनस एक्साई के लेस देन एप्सिलॉन बाई 3। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर जे की जगह मैं और सब्सक्रिप्शन में लिख दूँ तो उस सूरत में भी ये जो चीज़ होगी वो लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 रह जाएगी। तो इससे हमें पता चला कि एक्साई के पावर एन माइनस एक्साई के जो होगा वो भी लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 हो जाएगा। अब एप्सिलॉन 3 लिखने का फायदा हमें यहाँ पे ये होगा कि जब हमें तीनों एप्सिलॉन बाई 3 प्लस एप्सिलॉन बाई 3 प्लस एप्सिलॉन बाई 3 को आपस में सॉल्व आउट करूंगा तो इसका आंसर एप्सिलॉन हो जाएगा। तो इससे हमें पता चला कि एक्साई जे माइनस एक्साई के दिस टर्म शुड बी लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, अब इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि अगर आप कोई से भी दो इस तरह की सीक्वेंसेस, एक सीक्वेंस कंसीडर कर लें जो कि मैंने यहाँ पे शायद लिखी, एक्साई इस तरह, सॉरी ये वाली सीक्वेंस जो हमने स्टार्ट की एक्साई जे टाइप की। ठीक है, तो एक्साई जे माइनस एक्साई के दरमियान जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस शुड बी लेस देन एप्सिलॉन वाला। कब? when j and k is greater than equals to some number n1। तो इससे हमें ये पता चला बेटा कि हमारे पास जो एक्साई जे सीक्वेंस थी ये कहाँ के नंबर थे? ये हमारे पास रियल नंबर थे या कॉम्प्लेक्स नंबर थे? तो इससे ये पता चला कि जो एक्साई जे सीक्वेंस है ये कॉची सीक्वेंस है, रियल नंबर की या कॉम्प्लेक्स नंबर की। और हमें पता है कि रियल नंबर और या कॉम्प्लेक्स नंबर चूंकि ऑलरेडी कंप्लीट स्पेसिस हैं तो इसके अंदर बनने वाली हर कॉची सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी। तो जो एक्साई जे है वो चूंकि कॉची है तो जो एक्साई जे जो होगी वो कन्वर्ज भी करेगी। ठीक है, अब आपने क्या किया? हमने ये देख लिया कि हमारे पास जो सीक्वेंस आपने स्टार्ट में सपोज की थी एक्स, वो सीक्वेंस बेसिकली एक कन्वर्जन सीक्वेंस है। सारी की सारी कन्वर्जन सीक्वेंस कहाँ पड़ी होती है? वो सी के अंदर पड़ी होती है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो सीक्वेंस एक्स थी वो सी के अंदर चली जाएगी। अब चूंकि वो जो सीक्वेंस है वो सी के अंदर चली जाएगी तो इससे हमें क्या पता चला? अब इसको जरा सारी चीज़ों को जरा रिवाइज कीजिएगा। हमने क्या किया था? हमने स्टार्ट में एक सीक्वेंस सी थी, एक एलिमेंट लिया था एक्स जो कि सी को लेयर के अंदर एग्जिस्ट कर रहा था, और लास्ट में प्रूव करवा दिया कि वो जो पॉइंट था वो सी के अंदर भी एग्जिस्ट कर रहा था। उससे पता ही चला कि सी को लेयर इज बेसिकली द सबसेट ऑफ सी। और हमें क्लोज प्रूव करवाने के लिए जैसे इतना ही प्रूव करवाना था, क्योंकि इसका जो उल्ट है सी इज द सबसेट ऑफ सी को लेयर, वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो इससे हमें पता चल गया कि सी इज इक्वल टू सी को लेयर, और अगर सी इज इक्वल टू सी को लेयर आ गए तो इसका मतलब है कि सी जो है हमारे पास वो एक क्लोज्ड सेट है। तो सी क्लोज्ड है तो इट मींस कि हमारे पास वो कंप्लीट भी हो जाएगा बाय यूजिंग दैट थ्योरम। नेक्स्ट हमारे पास एक थ्योरम है द कंप्लीटनेस ऑफ एलपी। हमारे पास एक सीक्वेंस गिवन है एलपी, हमें प्रूव करवाना है कि ये जो सीक्वेंस है तो ये जो स्पेस है क्या ये स्पेस हमारे पास कंप्लीट है या नहीं। तो हमारे पास थ्योरम क्या है? द स्पेस LP with P is greater than equals to 1 and less than infinity is complete। हमें प्रूव करवाना है कि ये जो स्पेस है ये कंप्लीट स्पेस है। क्राइटेरिया वही होगा, हम एक आर्बिट्ररी कॉची सीक्वेंस लेंगे, प्रूव करेंगे वो आर्बिट्ररी कॉची सीक्वेंस LP के अंदर ही किसी पॉइंट को कन्वर्ज करती है। सो लेट्स सी लेट XM be an arbitrary Cauchy sequence in LP। और आर्बिट्ररी कॉची सीक्वेंस किस तरह की? वो इसी तरह की है जैसे कि हमने L इन्फिनिटी के अंदर सपोज की XM इज इक्वल टू xi1 पावर m xi2 पावर n सो ऑन। लेकिन ये स्पेस कुछ और तरह की स्पेस होती है, जैसे कि L इन्फिनिटी के अंदर हमारे पास बॉन्डेड सीक्वेंसेस थी, इसके अंदर हमारे पास बेसिकली ऐसी सीक्वेंसेस हैं कि जिनसे बनने वाली ख़ास तरह की जो सीरीज थी वो कन्वर्ज कर रही थी। मतलब कि अगर मैं स्पेस लेता हूँ, सीक्वेंस लेता हूँ xi1 पावर m, तो xi1 पावर इससे बनने वाली xi1 पावर m मॉड p तरह की जो सीरीज बनेगी वो बेसिकली हमारे पास कन्वर्ज करनी चाहिए, या कह सकते हैं कि उसका जो सामने है वो लेस देन इन्फिनिटी आना चाहिए। सो लेट्स सी, अब ये कॉची है तो कॉची का क्राइटेरिया भी फुलफिल करेगी। सो फॉर एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट n सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन xm एंड xn और xm जो हमारे पास LP के अंदर डिस्टेंस है उसको हम लिख सकते हैं द समेशन j इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी xi j पावर n माइनस xi j पावर n पावर p होल पावर 1 ओवर p की जो डिस्टेंस है शुड बी लेस देन एप्सिलॉन होना चाहिए। ठीक है, अब अगेन क्राइटेरिया वही है कि अगर हमारे पास हम यहाँ पे j को फिक्स कर लें, ठीक है, अगर मैं j को फिक्स कर लूँ तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ जैसे कि हमने Rn के अंदर किया था। Rn के अंदर हमारे पास सिंपली यहाँ पे था 2 और 1 ओवर 2। तो अब अगेन मैं यहाँ पे ये करूँ, अगर मैं दोनों साइड पे पावर p ले लूँ तो हमारे पास ये बन जाएगा समेशन j इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी xi j पावर m माइनस xi j पावर n पावर मॉडुलस पावर p
लेस देन एप्सिलॉन पावर पी। अब अगेन वही चीज़ कि यहाँ पे पॉजिटिव टर्म्स पढ़ी हैं, पॉजिटिव टर्म्स का इनफाइनाइट मैनी पॉजिटिव टर्म पढ़ी हैं, इनफाइनाइट मैनी पॉजिटिव टर्म्स का जब आपने सम किया तो वो लेस देन एप्सिलॉन पावर पी आ रहा है। तो इससे पता चला कि हर जो टर्म होगी वो लेस देन एप्सिलॉन पावर पी होगी। तो इससे पता चलेगा एक्साई जे पावर एम माइनस एक्साई जे पावर एन पावर पी इज लेस देन एप्सिलॉन पावर पी। ठीक है, और उससे अगर आप दोनों साइड पे पावर 1/p कंसिडर कर लें तो हर j के लिए फॉर ईच j एक्साई j पावर n माइनस एक्साई j पावर n दैट शुड बी लेस देन एप्सिलॉन आ जाएगा। ठीक है, और ये चीज़ इंप्लाई करवाएगी कि हमारे पास जो एक्साई j पावर n है क्योंकि वो कॉची का क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है हर j के लिए, अगर मैं j को फिक्स कर लूँ तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्साई 1 पावर m माइनस एक्साई 1 पावर n जो होगा दैट शुड बी लेस देन एप्सिलॉन। इससे पता चला कि एक्साई 1 पावर m जो सीक्वेंस है बेसिकली वो कॉची सीक्वेंस। इस तरह एक्साई j की वैल्यू 2 के लिए कर लें तो वो भी हमारे पास एक कॉची सीक्वेंस बनेगी, और j की हर वैल्यू के लिए हमारे पास जो सीक्वेंस बनेगी ये बेसिकली एक कॉची सीक्वेंस बन रही है। अब चूंकि ये कॉची सीक्वेंस बन रही है तो ऑब्वियस सी बात है ये क्योंकि रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर की सीक्वेंस है तो ऑब्वियस सी बात है रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर बनने वाली हर कॉची सीक्वेंस कन्वर्ज करती है, क्योंकि रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो ऑलरेडी कन्वर्ज है, कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेसेस है। तो इससे पता चला कि एक्साई जे पावर एम जो कॉची सीक्वेंस थी ये हमारे पास रियल नंबर या कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर किसी ना किसी पॉइंट एक्साई जे को कन्वर्ज करेगी बाय कंप्लीटनेस ऑफ आर एंड सी। अब हम क्या करेंगे, हमने प्रूव कर दिया, अब हम एक नंबर सपोज करेंगे डिफाइन, ये जो हमारे पास जिस नंबर एक्साई जी को कन्वर्ज कर रहे हैं हम इसी को नंबर सपोज कर लेते हैं x इक्वल्स टू एक्साई 1 एक्साई 2 सो ऑन एक्साई इंफिनिटी तक। ये नंबर हमने सपोज कर, अब हमें प्रूव ये करना है कि सबसे पहले कि ये नंबर जो है क्या हमारे पास LP के अंदर एग्जिस्ट करता है, और फिर हम प्रूव करेंगे कि ये जो सीक्वेंस कॉची क्या उस नंबर x को कन्वर्ज करती है कि नहीं करती। सो फ्रॉम 4 ये इक्वेशन 4 है, इसे हम लिख सकते हैं, अगर इसमें p को उठा के उधर ले जाऊं तो ये बन जाएगा summation j is equals to 1 to k एक्साई j पावर m माइनस एक्साई j पावर n पावर p लेस देन एप्सिलॉन पावर p। ठीक है, एक चीज कब एग्जिस्ट करेगी, फॉर k is equals to 1 to so on, k की वैल्यू कुछ भी हो सकती है 1 से लेकर इंफिनिटी तक। ठीक है, अब अगर इस स्पेस के अंदर जो हमारा n है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए, ठीक है, तो जरा देखिएगा, तो एक्साई j पावर n हमारे पास जो होगी इस तरह की जो भी सीक्वेंसेस होती हैं जो कि हमारे पास एक्साई j पावर n की होती हैं, जब इसमें m इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो ये तरह की जो सीक्वेंस है जो एक्साई j को कन्वर्ज करती है। तो अगर मैं यहाँ पे m की जगह n रख दूँ तब भी ये जो एक्साई j को कन्वर्ज करेगा ना, तो हमारे पास ये बन जाएगा जब n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होगा तो ये बन जाएगा समेशन j इज इक्वल्स टू 1 टू k एक्साई j पावर m एज इट इज जाएगा, और जो एक्साई j पावर n है वो सीक्वेंस कन्वर्ज कर जाएगा एक्साई j को, और पावर p इज लेस देन एप्सिलॉन पावर p आ जाएगा। ये इक्वल टू नहीं होगा, कुछ जगह पर मिस्टेक हो गई है, ये लेस देन एप्सिलॉन पावर p ही रहेगा। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, दैट विल एग्जिस्ट फॉर m ग्रेटर देन n को, यहाँ पे जो n है वो तो इन्फिनिटी को अप्रोच कर गया तो यहाँ पे जस्ट m रह जाएगा। अब अगेन अगर यहाँ पे हमारे पास जो k है वो इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाए तो हमारे पास समेशन कैसे हो जाएगी, समेशन j इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, ये बन जाएगा j इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एक्साई j पावर n माइनस एक्साई j पावर p एंड द होल पावर इज लेस देन एप्सिलॉन p, एंड दिस शुड इम्प्लाइज कि हमारे पास ये जो xm सीक्वेंस थी, ठीक है, ये xm सीक्वेंस अगर मैं पावर p को उठा उधर ले जाऊं तो ये बन जाएगा एक्साई j पावर 1 ओवर इन्फिनिटी एक्साई j इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी एक्साई j पावर m माइनस एक्साई j p होल पावर 1 ओवर p इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, इससे क्या पता चला, इससे ये पता चलेगा कि हमारे पास ये जो आपने सीक्वेंस बनाई है ये बेसिकली xm माइनस x सीक्वेंस थी ना, इस सीक्वेंस का जो हमारे पास पावर p वाली जो सीरीज है, ठीक है, xm माइनस x सीक्वेंस की जो एक्साई पावर p वाली जो सीरीज है वो सीरीज इस एप्सिलॉन पावर p से लेस। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सीक्वेंस थी, ये जो सीक्वेंस से बनने वाली ये सीरीज थी, ये सीरीज कन्वर्ज कर रही है। और हमने कहा था कि अगर आप इमेजिन करें कि आपके पास एक सीक्वेंस थी एक्साई 1 एक्साई 2 एक्साई 3 और एक्साई 1 एक्साई 2 की पावर आप मॉडुलस पावर p ले लें और इनसे बनने वाली जो सीरीज बने अगर वो सीरीज कन्वर्ज कर जाए तो जो एक्साई 1 एक्साई 2 एक्साई 3 वाली आपने सीक्वेंस कंसीडर की थी वो सीक्वेंस बेसिकली किसी ना किसी सीक्वेंस जो होगी वो LP स्पेस के अंदर चली जाएगी। अब इससे ये पता चला कि हमारे पास चूंकि xm माइनस x
से बनने वाली जो सीक्वेंस थी उसकी जब हमने मॉडुलस पावर p वाली सीरीज बनाई तो वो सीरीज चूंकि हमारे पास एप्सिलॉन पावर p से लेस आ रही है, इसका मतलब ये हुआ कि इस पूरी की पूरी सम का जो आंसर है वो लेस देन इन्फिनिटी आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो सीरीज है ये कन्वर्ज कर रही है, और जब इस तरह की सीरीज कन्वर्ज करेगी तो उस सूरत में एक्स एम माइनस एक्स वाली जो सीक्वेंस है ये सीक्वेंस चली जाएगी एल इन पी के अंदर। ठीक है, अब दो चीजें आ गई। एक्स तो ऑलरेडी एल एक्स एम जो आपने सीक्वेंस कंसीडर की थी, जो आपने स्टार्ट में कॉची सीक्वेंस कंसीडर की थी, वो तो आपने ऑलरेडी एल पी के अंदर कंसीडर की थी ना। अब दूसरी सूरत में आपको ये भी पता चल गया कि जो हमारे पास एक्स एम माइनस एक्स है ये भी एल पी के अंदर है। तो अगर यहाँ पे मैं इनक्वालिटी यूज करूँ तो मैं लिख सकता हूँ एक्स इज बेसिकली इक्वल टू एक्स एम प्लस एक्स माइनस एक्स एम। भाई यूजिंग मिनकॉस्की इनक्वालिटी अगर मैं यूज करूँ तो हम इसे लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स एम जो है वो ऑलरेडी एल पी के अंदर है और एक्स माइनस एक्स एम जो है वो भी ऑल एल पी के अंदर चली गई है। तो इससे क्या पता चला, इससे पता चला कि दोनों सीक्वेंसेस का जो सम होगा जो कि बेसिकली एक्स इक्वल आ रहा है वो भी एल पी के अंदर। ठीक है, अब क्या हुआ, हुआ ये कि हमने जो नंबर सपोज किया था x जो डिफाइन किया था, हमने प्रूव कर दिया कि वो जो नंबर x था, जो सीक्वेंस x थी, वो भी एलपी के अंदर। अब क्राइटेरिया सिर्फ इतना है कि जो आर्बिट्रेरी कॉची सीक्वेंस ली थी प्रूव करवाना है कि वो आर्बिट्रेरी कॉची सीक्वेंस इस x को कन्वर्ज करती है। ठीक है, वो कैसे पता चलेगा, वो ऐसे पता चलेगा कि अगर मैं यहाँ पे इस पावर p को उठा के इधर ले जाऊँ तो ये बन जाएगा समीशन j इज इक्वल टू 1 to infinity xi j पावर m माइनस xi j होल पावर p एंड द होल पावर 1 over p इज लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है, ये तो बेसिकली हमारे पास कन्वर्जेंस की डेफिनेशन बन गई है। इसका मतलब ये हुआ कि xi j पावर m जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करेगी xi j को। तो xi j पावर m जो सीक्वेंस थी वो xm सीक्वेंस थी, इसका मतलब ये हुआ कि xm सीक्वेंस कन्वर्ज करेगी xi j को जो कि बेसिकली हमारे पास x था। तो इससे ये पता चला कि xm जो सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रही है x को। तो द डिस्टेंस बिटवीन xm एंड x शुड बी लेस देन एप्सिलॉन। क्या पता चला, फॉर m ग्रेटर देन n इट इम्प्लाइज xm कन्वर्जेस टू x, और जो x है वो lp के अंदर ही है। तो इट मीन्स इट सिंपली इम्प्लाइज कि जो lp है वो बेसिकली हमारे पास एक कंप्लीट मेट्रिक स्पेस है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ स्पेसेस हैं जो कि कंप्लीट नहीं है। सबसे पहले हमारे पास अगर हम मेट्रिक स्पेस सी ए बी की बात करें, इज समटाइम्स कॉल्ड द यूनिफॉर्म मेट्रिक। ठीक है, ये बात माइंड में रखिएगा कि स्पेस जो सी ए बी के ऊपर हम मेट्रिक डिफाइन करवाते हैं, सी ए बी हमारे पास कंप्लीट ऐसी स्पेस है जिसके अंदर हमारे पास सारे के सारे कॉन्टिन्यूस फंक्शन पड़े हैं ऑन द इंटरवल ए बी, जिसके ऊपर जो हमारे पास मेट्रिक होती है उसको हम यूनिफॉर्म मेट्रिक कहते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल हमारे पास कुछ हैं, यू कैन से दैट द इनकम्प्लीट मेट्रिक स्पेस की। वो कहता है द रैशनल नंबर्स, अगर हम रैशनल नंबर्स के ऊपर ही हमारी मेट्रिक डिफाइन करवाएं, वही वाले जो हम रियल नंबर के ऊपर डिफाइन करवाते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई मोड, तो वो कहता है कि ये जो स्पेस बनेगी अंडर दिस मेट्रिक ये कंप्लीट नहीं। इसको आपको इसकी बहुत सारी काउंटर एग्जाम्पल मिल जाएंगी कि हमारे पास आपको एक ऐसी सीक्वेंस मिल जाएगी कि जो कि कॉशी तो होगी लेकिन वो कन्वर्ज नहीं करेगी स्पेस के अंदर। सिमिलरली दूसरी सूरत में हमारे पास है पॉलिनोमियल्स ऑन द इंटरवल ए बी। अगर हम इसके ऊपर यूनिफॉर्म मेट्रिक जो कि बेसिकली सी ए बी के ऊपर हमने मेट्रिक डिफाइन की है, ये वाली मेट्रिक हम डिफाइन करवाएं तो ये भी हमारे पास कंप्लीट। थर्डली, अगर हम कॉन्टिन्यूस फंक्शन को लें, सी ए बी को कंसीडर करें, लेकिन इसके ऊपर मेट्रिक मैं डिफाइन करवाऊँ ये वाली इंटेग्रल वाली, द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू इंटेग्रल फ्रॉम 0 to 1 एक्स टी माइनस वाई टी, इसका इंटेग्रल ले लें विद रिस्पेक्ट टू टी, तो इस सूरत में हमारे पास कॉन्टिन्यूस फंक्शन के ऊपर सी ए बी स्पेस के ऊपर जो मेट्रिक बनेगी वो मेट्रिक हमारे पास कॉन्टिन्यूस मेट्रिक स्पेस नहीं बनेगी। तो इसका मतलब सॉरी कंप्लीट मेट्रिक स्पेस नहीं बनेगी। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट एक थ्योरम है कि जैसे हमने बाकी स्पेसिस के लिए प्रूव किया कि वो स्पेसिस हमारे पास कंप्लीट हैं, अब आपने लेना है सी ए बी स्पेस। हमने कहा था कि सी ए बी के लिए अगर हम ये वाला मेट्रिक यूज करें तो वो कंप्लीट मेट्रिक स्पेस नहीं बनती। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास सी ए बी स्पेस है विच इज बेसिकली द कॉन्टिन्यूस फंक्शन ऑन द इंटरवल ए बी विद द मेट्रिक, वही मेट्रिक जो हमने स्टार्ट में डिफाइन की थी जब हमने सी ए बी को डिफाइन किया था, द डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू मैक्सिमम ओवर टी बिलोंग्स टू ए बी ऑफ एक्स ऑफ टी माइनस वाई ऑफ टी। हमें प्रूफ ये करना है कि ये जो स्पेस है ये बेसिकली हमारे पास एक कंप्लीट मेट्रिक स्पेस है। ये आपने को खुद करना है। ठीक है, इसको ज़रा देखिएगा, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हुआ वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, हम इसके लिए एक क्लास अरेंज करेंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।